Hi, welcome to the online class of JRMS by AKB। हम एक विशेष टॉपिक पे ध्यान करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइस। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए जिस तरह हम समझते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को बढ़ा चढ़ा के उसका व्यक्तित्व को निखारने के लिए और उसे बयान करने के लिए हम लोग कुछ शब्दों का यूज़ करते हैं, चाहे एडजेक्टिव वगैरह कुछ यूज़ करते हैं हम लोग उसे अच्छे ढंग से यानी शब्दों को और भी बेहतर बनाने के लिए उसकी सरलता, नवीनता, माधुर्य एवं सौंदर्य के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम कहते हैं तो एक सुनने के लिए कैसा लगता है। अगर बढ़ा चढ़ा किसी को कहा जाता है, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, अच्छे शब्दों का यूज करते हैं, उसके व्यक्तित्व पर कहा जाता है। जिस तरह हम लोग सरदार वल्लभ भाई फुले कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो लौह पुरुष नहीं, क्या उनके अंदर शरीर पे लोहा था, क्या आयरन था? नहीं, लेकिन हम क्यों कहते हैं, व्यक्तित्व को हम लोग बयान करते हैं ऐसे शब्दों को ऐड करके। इस तरह के शब्दों का जो चयन होता है, इस तरह का जो वाणी का, इस तरह जो वर्ड यूज करते हैं, उसी को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये दो प्रकार का है, एक शब्द अलंकार, इसे शब्द अलंकार दो वर्ड को मिलकर बना हुआ है, वर्ड प्लस अलंकार, ऑर्नामेंट, शब्द में अलंकार किया गया है। एंड दूसरा है अर्थ अलंकार, अर्थ प्लस ऑर्नामेंट्स, मीनिंग के साथ अलंकार किया, उसको बयान करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए उसका मीनिंग के साथ में ऑर्नामेंट, आभूषण पहनाया गया है। जिस तरह महिला शादी ब्याह के समय देखते होंगे, जब शादी ब्याह के समय में महिला अपने आप को आभूषण करती है, पूरे श्रृंगार करती है, पूरा ज्वेलरी के साथ, और अपने आप को निखारती है पूरा। उसका हम अगर देखेंगे जब आभूषण के साथ किस तरह दिखती है, उसका अलंकार जब पहनती है तो उसका ब्यूटी एक निखर जाता है। You can see here without jewelry, without wearing anything, and after having this beautiful, she's looking in such a way, when once woman is puts her all her ornaments, she looks very different than a normal life. Without ornaments, how she is looking, बिना ornaments के किस तरह दिखती है, बिना ornaments का how she is looking, ऐसा दिखते हैं। जिस तरह ये ऑर्नामेंट्स एक रूपवान, एक ब्यूटीफुल को और भी बढ़ा देता है, उसी तरह टू एनहांस हर ब्यूटी दैट ऑर्नामेंट्स हेल्पिंग, ठीक उसी तरह हमारे शब्दों में, हमारे वाणी में किसी के गुण को जताने के लिए, किसी की क्वालिटी को व्याख्या करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग, जो लिटरली मीनिंग ना हो, लेकिन उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड्स को यूज करते हैं, उसे ही कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन पोएम। पोएट हमेशा ही करता है अपने पोएम में इस तरह का शब्दों को, इस तरह का डिवाइसेस को यूज करते हैं, जिसे हम डिवाइस कहते हैं। जैसे डिवाइस, जिस तरह कंप्यूटर लैपटॉप में डिवाइसेस लगे हुए हैं, इसलिए हम डिवाइसेस तौर पे इसको कह रहे हैं। हम आज कुछ उसमें से देखने जा रहे हैं, सम ऑफ द डिवाइसेस वी आर गोइंग टू सी टुडे, which is important. Not only this much only, there are many, but some of we are going to see. Alliteration, here are the list, some which I am going to discuss today. Assonance, imagery, metaphor, onomatopoeia, personification, refrain,
राइम, सिमिले, स्टैंजास, रिपीटेशन, वर्ड प्ले, रिदम, अनाफोरा, एंजाममेंट, एंटीथेसिस। हम इसे एक एक करके देखेंगे। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज ए वर्ड विच यूज। एलिट्रेशन जो शब्द है क्यों यूज किया जाता है इसे? एलिट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ वर्ड्स occurring close together in the phrases or lines of poetry that have the same first consonant sound। जो ये शब्द है जो कि एक ही लाइन में आते हैं, वो प्रेस भी हो सकते हैं और वर्ड भी हो सकते हैं। इनमें जो पहला शब्द है, पहला लेटर जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। बाकी दूसरा हो सकता है, लेकिन पहले जो लगातार जो शब्द आ रहे हैं, लगातार जो वर्ड आ रहे हैं, वो कॉन्सोनेंट साउंड है। उसके बाद वावेल साउंड है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड होता है एक ही लाइन में लेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, लिटिल लक्ष्मण लाइक लीची। लिटिल लक्ष्मण लाइक लीची। लिटिल आल्सो एल consonant there, Lakshman also L consonant there, like also L consonant there, and lychee also L is consonant there. So such words are called alliteration. This term is used. This term is derived from the latera, which is Latin word. उसका अर्थ ही है अल्फाबेट, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, जो उसके अक्षर हैं अल्फाबेट के। जैसे हम हाउ टू आइडेंटिफाई, इसे किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? टू स्पॉट एलिट्रेशन इन ए पैराग्राफ और इन ए पोएम वर्सेस इट इज ए बेस्ट वे वुड साउंड इट आउट एंड लिसन द देयर आर आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट। ये सबसे अच्छा रास्ता है कि हम शब्द को, उसके उच्चारण को सुने, उसको पढ़े, उसको आवाज़ से पढ़े और उसकी शब्द देखेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड एंड वावल साउंड डिफरेंट। सो कॉन्सोनेंट साउंड जो लगातार आ रहे हैं एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड, जरूर नहीं है दूसरा वर्ड भी आ जाए, तीसरा हो सकता है, तो ऐसे सारे शब्दों को क्या करते हैं हम लोग, उसको एलिट्रेशन कहते हैं। फिल्म में भी कई गाना फिल्माया जाता है, कई गाना गाया जाता है। अगर आप देखे होंगे, सुने होंगे, चंदा चमके चम चम चम, ऐसे गाना है जो चम चम के माने चंदा चमके, चंदा भी च से है, चमके, इस तरह का जो शब्द का यूज करते हैं। और पक्का पेड़ में पप्पा, पक्का पपीता, इस तरह कई गाने आप जानते होंगे। पक्का पेड़ में पक्का पपीता, इस तरह बहुत सारे शब्द है जो प हर जगह यूज होते हैं। इस तरह के शब्द जब जहां भी आते हैं उससे आपको समझने की जरूरत है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एसोनेंस दूसरा हम देखने जा रहे हैं, एसोनेंस। एसोनेंस भी एक शब्द है जिसे हम लोग यूज करते हैं शब्द को और बेहतर हमारे सेंटेंस को, हमारे वाणी को, हमारे जो स्पीच को बेहतर बनाने के लिए। एसोनेंस द रिपीटेशन ऑफ वावेल साउंड विथ ए सेंटेंस। तो पिछला देखे थे एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड था, इसमें वावेल साउंड है विथ ए सेंटेंस। यहाँ पर एसोनेंस क्या करता है, वावेल साउंड प्रोड्यूस करता है सेंटेंस के अंदर ही। एग्जाम्पल पैसे अनुसार क्लास 9 पोएम में जो लिखा गया 7 एजेस के बारे में, ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन merely players, they have their exist and entrances. Use of sound E, men, women, merely players, exist and entrance। यहाँ जो एक ही लाइन में जो यूज होता है, बट वहाँ पे जो शब्द यूज किया जाता है उसमें हर वावेल फॉलो होता है, वावेल शब्द आता है। रिपीट द सेम वावेल बट इट स्टार्ट विथ डिफरेंट कंसोनेंट। सेम वावेल्स यूज होता है। सपोज इट हियर ई इज यूज, यहाँ पे ई का यूज किया गया है
here also E there, E and E. हो सकता है कॉन्सोनेंट दूसरा होगा and vowel will be repeated in same word and different words either continuously in same sentence. पहले जो साउंड आता है सेम वावल्स होगा. जैसे और एक उदाहरण दे दूं, बियर इज नियर नो नीड टू फियर. बियर इज नियर नो नीड टू फियर. बियर आल्सो B is consonant, E is vowel. Near, N is consonant, E is near, E is vowel. नो नीड टू फियर, नो जगह तो नहीं है, जरूर नहीं कि पूरा लगातार शब्द में हो. नीड N is consonant, E is vowel. फियर आल्सो द सेम थिंग. जब कभी बार बार दोहराया जाता है उसी वावेल्स लेटर को, कॉन्सोनेंट्स वर्ड अलग हो सकता है, लेटर अलग हो सकता है, पर वो वावेल रिपीट होता है. ऐसे शब्द जहां भी आते हैं उसे एसोनेंट्स कहते हैं. जैसे क्लास 9 की पोएम था डक एंड द कंगारू. गुड ग्रेसेस हाउ यू होप ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू. इसमें क्या है, ओ जो वावल है इसका यूज किया. गुड यू, गुड ओ यू होप टू, ये सारे में क्या है, यद्यपि इसमें कॉन्सोनेंट्स इज देयर बट देयर आफ्टर ओ इज कॉमन. O is common, it has used, commonly it has used. That is called assonance. Some more example, let me tell you. Assonance is the repetition of the vowel sound across words within the lines of poem creating internal rhyme. जो अंदर ही राइम को, राइम वर्ड की तरह राइम को ये बनाता है. किसी भी शब्द को हम लगातार यूज करते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट माने कॉन्सोनेंट्स लेटर अलग हो सकते हैं लेकिन उसी वावल ही रिपीट होता है. जिस तरह यहाँ पर ई रिपीट हुआ है, इस तरह का शब्द कहीं भी रहे, आप समझ रहे हैं वावल्स कितने होते हैं, 5. एंड दैट 5 वर्ड कंटिन्यूसली यूज इन सेम लाइन. इट नॉट नेसेसरी दैट one after another must be. No, it may be after 2 it will not be there, some or gap will be there, but still we can think, we can count as a consonant. ऐसे इसमें दिया गया, if you can bugalu bugalu, I can do the bugalu too, for I am the boogiest hopalu kangaru. इसमें क्या है, इसमें नहीं है o sound. O here consonant is o here also consonant, vowel sound. Here also vowel is o, here also, but here is not there, but here is here. यद्यपि इसमें नहीं है, इस लाइन में, कौन सा लाइन है, 5th लाइन में, पर बाकी सारे लाइन में क्या है, वावेल का लेटर है. तो इस तरह का जब कभी आप देखेंगे शब्द आता है, वर्ड आता है, उससे आप पहचानना है क्या है, एसोनेंट्स. नेक्स्ट, इमेजरी. इमेजरी वर्ड है जिसे पोएट यूज करता है, हम लोग यूज करते हैं इस चीजों को व्याख्या करने के लिए. तो क्रिएशन ऑफ एनी सेंसरी इफेक्ट लाइक विजुअल, ऑडिटरी, olfactory, gestury, tactile, kinesthetic, organic, to create a sense in the poem. पोएम को बेहतर एक तौर से पेश करने के लिए, उसका विजुअल इफेक्ट माने एक बड़ा दृश्य माने अच्छा दृश्य बनाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जो शब्द या वर्ड यूज करते हैं उसे कहते हैं इमेजरी. इमेजरी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजरी आल्सो. हियर क्लास 10 पोएम में उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं क्लास 10 में द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल. क्लास 10 के पोएम जो है फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल. बट वन नाइटिंगेल in the moonlight cold and pale perched upon the sumach tree casting forth her melody. यहाँ पोएट क्या करता है, इमेजिन करता है, वो सोचता है. क्या सोचता है, नाइटिंगेल समाक ट्री के ऊपर ब्रांच में बैठ करके मेलोडियसली, और रात के समय का कोल्ड नाइट था, उस रात्रि में क्या कर रहा है, चांदनी रात भी हो सकता है, जो भी इमेजिन करके लिख सकता है. वो पोएट वो अपने पोएम में वो इस तरह का लिख रहा है. क्या वाकई में कहीं पर बैठ करके इस तरह वो मेलोडी सॉन्ग गा रही थी, या
मधुर आवाज से, सुरीली आवाज से गाना गा रही थी। ऐसा होता है पर नहीं, वो इमाजरी, इसी तरह का जो वर्ड के यूज करते हैं उसे कहते हैं इमाजरी। दैट इज कॉल्ड इमाजरी। एंड सम मोर, you will see some more example. Visual imagery with there are different types of imagery. हम लोग जो सोचते हैं, माने हम लोग इमेजिन करते हैं, और डिफरेंट टाइप। इट इंक्लूड्स विजुअल इमेजरी, जिस तरह का हम लोग दृश्य देखते कि सपने में हम लोग कई प्रकार का सपना देखते हैं ना, वहाँ चले गए, इमेजिन करते थे। साइट एंड अलाउ द रीडर टू विजुअलाइज द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इवेंट इन द पोएम। और जहाँ दृश्य, जहाँ का साइट है, जहाँ का विषय है, जैसा हम हेवन के बारे में, माने स्वर्ग के बारे में, या कहीं पर राष्ट्रपति भवन कैसे होगा, पार्लियामेंट कैसे होगा, हम लोग इमेजिन करते हैं, उसको विजुअलाइज कर देते हैं, उसका दृश्यगत करते हैं। तो क्या के लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, उस विषय को लेकर के, उसी वस्तु को लेकर के, उस घटना को लेकर के हम लोग इमेजिन करते हैं। तीनों विषय में हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। व्हाट आर द सब्जेक्ट, किसी विषय को लेकर हम बढ़ा चढ़ा कर जिस तरह हम इमेजिन करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, उसको बाकी में और बेहतर ढंग से पेश करते हैं पाठक के निकट के, पढ़ के समझ जाए आसान। जिस तरह फिल्म बनाया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिस तरह हम लोग एक से एक सीन क्रिएट करते हैं, इस तरह का शब्दों को लेकर के, इस तरह का जो है उसे कहते हैं इमेजरी। मेटाफोर, नेक्स्ट इज मेटाफोर। मेटाफोर एक वर्ड है जिससे या पोएट यूज करता है। दिस मीनिंग दैट स्पीच दैट ए मेटाफोर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू मेक ए कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग। दो चीजों पे, दो विषय पे वो क्या करता है, कंपेयर करता है। कंपेयर जिस तरह करता है, सिमिले हम लोग आगे देखेंगे। सिमिले में जिस तरह कंपेयर होता है उस तरह नहीं, लेकिन कंप्लीटली उसे स्टेट करता है कि हाँ ये है मेटाफोर, जिस तरह कि बाकी में ये है। Where two things are compared directly using like or as a metaphors comparison। एक्चुअली सिमिले में क्या होता है, सिमिले आगे हम देखेंगे। सिमिले में क्या होता है, कंपेयर किया जाता है एज और लाइक, यूजिंग लाइक। बट मेटाफोर क्या है, मेटाफोर थोड़ा फर्क है। जैसे कंपेयर किया जाता है सिमिले में, वेयर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड डायरेक्टली यूजिंग लाइक और एज ए मेटाफोर्स कंपैरिजन इज मोर इनडायरेक्ट। सिमिले में शब्दों के जैसे और लाइक को लेकर के कंपेयर किया जाता है, बट मेटाफोर में इनडायरेक्टली उसको ही दर्शाया जाता है कि हाँ ये है। कुछ उदाहरण तौर पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। कंपैरिजन मोर इनडायरेक्ट यूजुअली मेड बाय स्टेटिंग, डायरेक्टली उसको कहा जाता है। कैसे, उदाहरण तौर पर हम देखते हैं कई बार गाने में तू धूप है, तू नदी है करके ऐसे कई गाना है। तारे जमीन पे एक गाना है, मुझे याद आता है। तो उस तरह गाना जो आप जब सुनेंगे तब देखेंगे कि डायरेक्टली उसको स्टेट करते हैं कि ये धूप है। और हम लोग और कहते हैं माई टीचर इज एन एंजल, डायरेक्ट स्टेट करते हैं उसको, माने बेहतर, माने उसको बारे में बताने को, व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए हम कुछ शब्द को प्रयोग करते हैं। माई टीचर इज एन एंजल एंड समटाइम यू आर यूजिंग यू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड। आपके पास सोने का हृदय, क्या वास्तव में सोना उसके पास है? लेकिन फिर भी हम लोग स्टेट करते हैं, डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं आपके पास है वो। जैसे कि एक निर्जीव वस्तु को हम लोग सजीव बना देते हैं, जिसमें बेजान को जान फूंक देते हैं। किसी वस्तु से तुलना कहना मतलब उसको डायरेक्ट उसको साथ तुलना कर देते हैं। तुलना तो नहीं कर, तुलना सिमिली में होता है, इसको थोड़ा सा फर्क आपको समझना है। डायरेक्टली हम लोग उसको कहते हैं इज समथिंग एल्स। ए मेटाफोर इज वेरी एक्सप्रेसिव, इट इज नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली। यू मे हैव टू वर्क ए लिटिल टू फाइंड द मीनिंग in a metaphor. A beautiful example can be seen in the first stanzas of the Highwayman of Alfred Noyes in the line. Here there, the moon was a ghostly galloon tossed upon the cloudy sea.
क्या है, क्लाउडी सी में क्या हो गया है, टॉस्ट। Another some more example you can see here that will be direct for you to understand. The snow is white blanket. मेटाफोर का मतलब देखिए, उसी को ही कहा जाता है। It stated the which is जो कि जीवन नहीं है, निर्जीव के साथ में पूरा पूरा उसको सजीव बनाया जैसे कहा जाता है। स्नो इज ए ब्लैंकेट। स्नो क्या है आप जानते हैं, व्हाइट ब्लैंकेट। इसके साथ उसके साथ कर स्नो इज ए व्हाइट ब्लैंकेट। यहाँ पर स्नो क्या है, व्हाइट ब्लैंकेट। ऐसे तो हो नहीं सकता, स्नो कभी हो तो पिघल जाएगा, तो पिघल जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, पानी तरफ बह जाएगा। लेकिन डायरेक्ट हम लोग कहते हैं कि स्नो इज ए व्हाइट ब्लैंकेट। इस तरह का शब्द जहाँ यूज होता है उसको कहते हैं हम लोग मेटाफोर। ही इज ए शाइनिंग स्टार। इसके कहते हैं ही इज ए शाइनिंग स्टार। डायरेक्ट हम कंपेयर को वो शाइनिंग स्टार की तरह है ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन वो शाइनिंग स्टार है। इस तरह का शब्द जो यूज करते हैं, जिस तरह मैंने बोला आयरन लेडी ऑफ इंडिया, डायरेक्टली वी आर स्टेटिंग हर आयरन लेडी। क्यों, वो लोहा से बनी है। आयरन मैन हम डायरेक्ट कहते हैं, क्या वो लोहा से बना हुआ है? नहीं, लेकिन इस तरह का वर्ड की यूज किया जाता है। उसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाफोर। ही इज ए शाइनिंग स्टार, her long hair was a flowing golden river। देखिए यहाँ पे लॉन्ग है, उसका लंबी बाल गहरा है स्वर्ण नदी की तरह। क्या वैसी होता है? नहीं, लेकिन उसको बेहतर बनाने के लिए, और भी रोचक बनाने के लिए, और भी सुंदर, और भी अच्छे ढंग से समझाने के लिए पोएट या हम इस तरह का शब्दों का जो वर्ड का प्रयोग करते हैं उसे मेटाफोर कहते हैं। Home's eyes were eyes as the stares at her. The children were flowers grown in concrete garden. Kisses are the flowers of the affection. The falling snowflakes are dancers. The calm lake was a mirror. Calm lake was a mirror. जैसे क्या है, जो शांत झील होता है वो शीशा है। शीशा है, शीशा है। क्या शांत झील शीशा है? आप पत्थर मार के देखिए क्या होगा, शीशा को पत्थर मारे क्या होगा। बट इट इज स्टेटिंग डायरेक्ट इनडायरेक्टली दैट इज ओनली द थिंग्स। वही चीजें है करके डायरेक्ट इज स्टेटिंग, उससे ही कहा जा रहा है कि वही है। इसमें कंपेयर नहीं कर रहे। कंपेयर कहाँ करते हैं, सिमिले में करते हैं। मेटाफोर में क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको ही इनडायरेक्टली कहा जाता है, वही चीजें है, माने उसको ही स्टेट किया जाता है, स्टेटिंग द सेम थिंग। जैसे मैंने कहा स्नो इज ए व्हाइट ब्लैंकेट, ही इज ए शाइनिंग स्टार, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इस तरह कई शब्द हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा मेटाफोर का मतलब क्या है। मेटाफोर किस जो कहते हैं, इस तरह के शब्द जिससे भी स्टेट करने के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहने के लिए जो कहा जाता है जो शब्द, उसको हम कहते हैं मेटाफोर। ओनोमाटोपिया, ओनोमाटोपिया एक वर्ड है, इसे भी पोएट या हम सभी यूज करते हैं किस चीजों के लिए। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ड व्हिच डिस्क्राइब इट्स साउंड। ओनोमाटोपिया जो आवाज को डिस्क्राइब करता है, जो आवाज को एक्सप्लेन करता है, इस तरह का शब्द जो है उसे बयान करने के लिए, यूज करने के लिए जो शब्द का यूज किया जाता है उसे हम देखते हैं। एंड हियर रिटन एग्जांपल्स ऑफ ओनोमाटोपिया वर्ड्स इंक्लूड सिजिल। जिस तरह का शब्द है, आवाज, साउंड, ध्वनि जो उसको निकालते हैं, उसे जिस तरह सिजिल साउंड आवाज होते हैं, सिजिल शब्द जो होते हैं, क्लैपिंग का क्लैप, क्लैप, मुंह, मियो, रोर, इस तरह का वर्ड यूज होता है उसे बेहतर बनाने के लिए, उसको एक ड्रामेटिक एक माहौल देने के लिए उस तरह का आवाज का प्रयोग करते हैं। इस तरह के शब्द, आवाज को शब्द में ढाल देते हैं और शब्दों का यूज किया जाता है। इस सारे ऐसे शब्दों को ओनोमाटोपिया कहा जाता है। इट इज ए कॉमन फ्यूचर इन मेनी पोएम रिटन विद द चिल्ड्रन। एक कॉमन फ्यूचर है, हर जगह यूज किया जाता है। मियो, मियो, इस तरह कई वर्ड का प्रयोग करते हैं
आप इस तरह के शब्द से वाकिफ होंगे। ओनोमेटोपोइया इज ए यूज ऑफ ए साउंड वर्ड टू क्रिएट ए ड्रामेटिक इफेक्ट। इस तरह के साउंड वर्ड को यूज किया था, साउंड वर्ड जैसे लाइक क्राइंग, प्रोक, इस तरह का साउंड वर्ड है। एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपोइया आर आज फॉलो। इस तरह द फ्रॉग एंड नाइटिंगेल, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल इसमें भी यूज किया गया है, जो क्लास 10th का पोएम है। Once upon a time, frog croaked away in Bengal bog. So here the poet used the word croaked, croak, जो मेंढक आवाज निकालता है, इस तरह के शब्द को, जो साउंड को डिस्क्राइब करता है, जो शब्द के माध्यम से, जो वर्ड के जरिए से, इस तरह का वर्ड को क्या कहते हैं? ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया। अभी हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वो चीजें आप लोग पता होगा, पर्सन मतलब व्यक्तित्व, पर्सोनिफिकेशन आप समझ रहे होंगे। पर्सोनिफिकेशन इसकी जो परिभाषा है, पर्सोनिफिकेशन इट मीन्स टू गिव ह्यूमन क्वालिटी टू एन ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। पर्सोनिफिकेशन मतलब ये है, इस तरह का जो वर्ड यूज करते हैं, इस तरह का शब्द जो यूज करते हैं हम लोग क्या करने के लिए? ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी, एक मानव का स्वभाव देते हैं। किसको? एक वस्तु को। और ए नॉन लिविंग थिंग, जो एक वस्तु है जिसमें जान नहीं, बेजान चीजों को हम लोग क्या कर देते हैं? उसे जान दे देते हैं। किससे? तू क्या करके? ऐसा शब्द को, ऐसा वर्ड को यूज करके। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं तारा चमके, तारा को नाचता हुआ देखना, तारे, सूरज बातें करना। और इस तरह कई चीजों को हम लोग कर देते हैं डायरेक्टली। सूरज कभी बात करता है क्या? सूरज का बातें करना, तारे के जैसी तरह चमकना, इस तरह कई चीजों को हम लोग कहते हैं। तारों का नाचना, इस तरह का हम लोग कहते हैं। तो पोएम में भी एक मिरर जो पोएम है, इट्स इन क्लास 10, आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट, आई हैव नो preconception, whatever I see, I swallow immediately। जो कुछ मैं देखता हूँ उसे मैं क्या निगल जाता हूँ, तुरंत निगल जाता हूँ। क्या वो देखने निगल जाता है? शीशा कभी देखने निगल जाता है। लेकिन यहाँ क्या है ना, एक वस्तु को पूरा उसके साथ उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है, निगल जाना। द पोएट द personified द मिरर, बिकॉज द मिरर इज डिस्क्राइबिंग इटसेल्फ। मिरर क्या कर रहा है? वस्तु की तरह वो डिस्क्राइब कर रहा है। मिरर एक वस्तु ही है, बट इट डिस्क्राइब्स लाइक, जिसमें जान है, लाइक ह्यूमन बीइंग। मिरर कभी खा जाता है क्या? मिरर कभी निगल जाता है? नो, बट इट डिस्क्राइब जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, जस्ट लाइक लिविंग बीइंग, हाउ दे swallow। Same thing it is here mentioned and such words are used। ऐसा शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, पोएट प्रयोग करते हैं, हम लोग करते हैं, इस तरह का शब्द को बेहतर बनाने के लिए, इस तरह का बयान करने, एक्सप्लेन करने के लिए, पाठक को समझाने के लिए, इस तरह के शब्दों को हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। वेरी सिंपल, इफ यू कीप इन माइंड, किसी भी वस्तु को, माने किसी भी वस्तु को एक ह्यूमन क्वालिटी से हम लोग क्या कर देते हैं? उसे लिविंग ह्यूमन क्वालिटी से तो ढाल देते हैं। इट मीन टू गिव ह्यूमन क्वालिटी टू एन ऑब्जेक्ट। एक वस्तु को ह्यूमन क्वालिटी से हम ढाल देते हैं, इस तरह चीजों को। और कुछ उदाहरण इसमें, आई स्पाइड ए स्मॉल लोनली बॉय, आई वॉज नाइस ब्यूटीफुल रेड बैलून फ्रॉम मॉर्निंग थ्रो टू नून। इन दिस एग्जाम्पल द पोएट इज द रेड बैलून। रेड बैलून क्या? रेड बैलून एक है स्पाइड, एंड द पोएम कंटिन्यू बाय डिस्क्राइबिंग द bay and the poet as the balloon sharing a walk through a Persian street। यहाँ पर क्या एक पोएम है, वहाँ पर पोएट क्या करता है? रेड एज द बैलून के तौर पे, और बॉय क्या करता है? किसकी तुलना करता है? तुलना में सब ऐसा वर्ड यूज करता है, वस्तु को
एक व्यक्तित्व का गुण को, क्वालिटी को वहाँ बयान करता है ऑब्जेक्ट के साथ में, थ्रू द पर्सन स्टेट। इस तरह पर्सन स्टेट के माध्यम से उन लोग भ्रमण कर रहे हैं। उस तरह का पोएम जो है उसमें भी इस तरह का उदाहरण हम देखने को मिलता है, जो वे डाउन बिलो इन द स्ट्रीट ऑफ पेरिस। एंड बेजान चीजों को ऐसे दिखा देना जिसमें जान है। पर्सनिफिकेशन मेन मतलब है बेजान चीजों को ऐसे बयान कर देना, ऐसे एक्सप्लेन करना, ऐसे दृश्य दिखा देना कि वाकई में उसमें जान है। दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। अभी हम दूसरा देखते हैं और रिफ्रेन। रिफ्रेन भी एक वर्ड है जो एक हमारे शब्द को, रिफ्रेन जो वर्ड लाइन और पैसेज दैट इज रिपीटेड विद इन द लाइन और स्टैंजर्स और द पोएम इटसेल्फ। स्टैंजर्स में या उसी लाइन में जो रिपीटेड होता है। देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ रिफ्रेन। द रिपेंडेड वेयर पार्टिकुलर वर्ड्स आर रिपीटेड थ्रू आउट द पोएम। पार्टिकुलर वर्ड्स माने एक शब्द है जो कि हमेशा उसी में रिपीटेड होता है। कोरस यूजुअली read by more than one person in unison and sometime can be considered the theme of the poem। कई बार जो एक वर्ड रिपीटेड होता है ना उसको हम थीम ऑफ द पोएम भी समझते हैं, उसी को हम लोग मान के चलते कि उसका मेन विषय टॉपिक है। द बर्डन द मोस्ट कॉमन फ्रॉम द रिफ्रेन इन व्हिच ए होल वर्ड प्रेसेस और प्रेसेस इट रिपीटेड ए रेगुलर इंटरवल। जैसे रेगुलर इंटरवल में जो शब्द को लिया जाता है, जो वर्ड यूज करते हैं, इस तरह के शब्द को कहते हैं रिफ्रेन। और भी कुछ उदाहरण बता रहा हूं तो आपको समझ में क्लियर हो जाएगा। ए लाइन ए सेट और ए ग्रुप ऑफ लाइन दैट रिपीट्स रेगुलरली इंटरवल इन डिफरेंट स्टैंजास। एक ही लाइन में जो रेगुलरली रिपीट होता है इन डिफरेंट स्टैंजा में, मैंने स्टैंजा आप समझते हैं 4 लाइन का हो सकता है, 2 लाइन का होता है, उस तरह सेम वर्ड क्या होता है रिपीट होता है। पोएम द डक एंड द कंगारू, इसमें एक पोएम है द डक एंड द कंगारू सेड द डक टू द कंगारू। इन दिस पोएम द सेंटेंस सेड द डक टू द कंगारू was repeated regularly interval. It is different from the repetition because here the repetition is being done at regular intervals. Repetition भी एक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं, लेकिन ये रिफ्रेन अलग चीज है। क्यों अलग है? रेगुलर इंटरवल में आते हैं। जो शब्द रेगुलर इंटरवल में आता है, जो वर्ड का प्रयोग होता है, उसे रिफ्रेन कहते हैं। Refrain. Repetition because here repetition is being done at regular intervals. Phrases वगैरह जो रिपीट होते हैं रेगुलर इंटरवल में, उस सारे को रिफ्रेन कहते हैं। इस तरह का शब्द जहाँ भी आता है उससे हम समझ सकते हैं। इस तरह इसमें देखे थे द डक ऑन द कंगारू सेड द डक ऑन द कंगारू। In this poem, the sentence said the duck to the kangaroo was repeated at regular intervals. Regular interval जो रिपीट हो रहा है उसे रिफ्रेन कहा जाता है। राइम ये वर्ड आप सभी परिचित होंगे। राइम वर्ड का यूज अधिकतर आप लोग सुने होंगे, क्यों ना छोटे बच्चों का किताब में भी रहता है राइमिंग वर्ड। राइमिंग हम लोग पढ़ते हैं। Uses of words in a way to create musical effect. It can be internal rhyme or end rhyme. एक वर्ड है जो ending with same word. Rhyme is a word ending with same word. Example for rhyme, a internal भी है, जो internal है, and end rhyme है, जो अंदर भी इस तरह उसी तरह शब्द से एंड होता होगा और अंत में भी होता होगा। एग्जाम्पल ऑफ राइम आर एज फॉलो।
poem, The Rime of the Innocent Mariner. This was the book of class 10th, with the rhyme was there about the rhyme of and the innocent mariner. The guests are made, the feast is set. May set here the merry din. Here the rhyming words are met and set. A rhyming word है. This is the internal, or you can say this is the end rhyme. Het and set. Here there merry din also there. Met and set. And the ship was cheered. The harbor was clear. Merrily did we drop below the creek, below the hill, below the lighthouse top. ये क्या है? शिप किधर से गुजर रहा था? पूरा बंदरगाह पूरा खुशी से भर गया था और लोग खुशी मना रहे थे। वहाँ से उन लोग छूट गए, वहाँ से क्रिक आवाज़ निकालते हिल तरफ से गुजरते गए। लाइट हाउस टॉप जो होता है बंदरगाह में, लाइट हाउस टॉप हाउस होता है, उधर से गुजरते गए। इस तरह का शब्द इसमें यूज़ किया जाता है। जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे कहते हैं राइम वर्ड। जैसे चेयर एंड क्लेयर एंड ड्रॉप एंड टॉप, इस तरह का जो एंडिंग में जो सेम लेटर के साथ एंड होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? राइम। सम मोर एग्जाम्पल देयर, और कुछ उदाहरण है। राइम इज ए रिपीटेशन ऑफ सिलेबल टाइपिकल एट द एंड ऑफ ए वर्स लाइन। उसी एंड ऑफ द लाइन में जो है उस तरह के शब्द राइमिंग वर्ड conventionally said all sounds following the words of the last test of syllable. Rhyme is one of the इस सरल शब्द में जना कुछ आ जाए, जिस तरह हम लोग अंताक्षरी भी खेलते हैं, जो लास्ट में जाके एंड होता है उसी शब्द से हम लोग दोबारा शुरू कर देते हैं। उस तरह का शब्द ही यहाँ पे हम लोग कई एग्जाम्पल से जैसे देख सकते हैं। राइमिंग वर्ड्स इजीली कैन फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स हम लोग छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसी ध्यान देने जो एंड में उसी वर्ड के साथ उसी लेटर के साथ समाप्त होता है, उसी लेटर के साथ एंड होता है, उस तरह का वर्ड को कहते हैं राइम। इसे कवि या पोएट इज यूजिंग टू मेक इट वेरी मच म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए, इसे एक अच्छे सुंदर म्यूजिकल इफेक्ट को संवारने के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट विल सी, दूसरा जो देखेंगे हम लोग सिमिले and stanzas. सिमिले अर्ली आई हैड टोल्ड यू, पहले जब हम देख रहे थे मेटाफोर, उसमें मैंने बताया था मेटाफोर में क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। मेटाफोर में डायरेक्टली मैंने सिमिले में डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है, और मेटाफोर में जैसे मैंने कहा सीज लाइक क्यूनअप इंग्लैंड, लाइक और एज का जहां जैसे कि करके चीज क्यूनअप इंग्लैंड, और किसी को डायरेक्टली हम कहते हैं। इस तरह मैंने कहा था मेटाफोर में भी, माई टीचर इज एन एंजल, माई टीचर इज एन एंजल। और सिमिले में अगर आएंगे तो कहेंगे माई टीचर इज एज या लाइक एन एंजल, तो उसमें तुलना कर देते हैं, उसमें डायरेक्टली कहते हैं। ये फर्क को आपको समझने की जरूरत है। स्टैंजास कैन बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ लाइन्स, समटाइम रेफर टू लेस प्रिसाइजली एज वर्सेस। पोएम कैन बी ब्रोकन अप इनटू स्टैंजा व्हिच यूजुअली सेट कॉमन फीचर्स व्हिच एज लेंथ, राइम, अप रिदम। रिदम के बारे में हम लोग और एक वीडियो में देखेंगे। Stanza can be also irregular and have no regular rhyming pattern to speak of. Stanza irregular भी हो सकता है, कोई जरूर नहीं कि इस तरह चलते हैं। हम लोग स्टांजा करते हैं, सिमिले के बारे में देखेंगे। स्टांजा के बारे में हम देखेंगे कि स्टांजा क्या है। स्टांजा हम जानते हैं, स्टांजा हर बुक में होते हैं, 4 लाइन का, 2 लाइन का, इस तरह स्टांजा हो तो हो सकता है रेगुलर उसके बराबर मैच ना करे, लेकिन दूसरे में जाकर मैच करता हो, दूसरे में जाकर राइमिंग वर्ड दी जाती है। आप पढ़ते होंगे जो कभी शुरुआत में उसका एंड होगा राइमिंग वर्ड होता है, और लास्ट में 2-3 लाइन के बाद 4th लाइन में जाकर उसी राइमिंग वर्ड मैच करता है, उसी को हम लोग स्टैंजा कहते हैं। द वर्ड स्टैंजा डिराइव्स फ्रॉम द
Italian for room. Some stanzas have precise names. A tercet is three lines long, and a quatrain and 4 lines long. Stanzas of 5, 6, 7 and 8 lines. इस तरह का स्टांजा होते हैं, कई लाइन से बटे होते हैं, जो हम लोग पोएम में अक्सर देखते हैं। इस तरह का लाइन जो बना रहते हैं, 1 लाइन, 2, 3, 4 लाइन का भी होता है, 2 लाइन के होते हैं, 6 लाइन के होते हैं, 8 लाइन के होते हैं, क्वार्टर, टावर, ऑक्टेट रेस्पेक्टिवली। इस तरह का स्टांजा बनते हैं कितना में, एक जैसा हम पैराग्राफ कहते हैं, उस तरह का पोएम में स्टांजा के तौर पर हम लोग देखते हैं। सिमिले, व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट कंपेयरिंग विद मेटाफोर। सिमिले क्या है? सिमिले इज वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। जैसे उदाहरण देते हम लोग, जैसे कि एज लाइक, एज एंड लाइक, इसके साथ तुलना करते हैं। सिमिले इज ए कॉमन पोएटिक डिवाइस। द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम इज डिस्क्राइब बाय कंपेयरिंग। यहाँ पे क्या विषय डिस्क्राइब करता है कंपेयर करके, वहां पे क्या करता है डायरेक्ट स्टेट करता है, डायरेक्ट उसको दर्शाता है। कहाँ पे? मेटाफोर इट टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट यूजिंग एज और लाइक। ये दोनों वर्ड को यूज करके हम लोग जिस वर्ड का प्रयोग कर जो कंपेयर करते हैं उसे कहते हैं सिमिले। फॉर एग्जाम्पल, द सब्जेक्ट में be creeping as quiet as a mouse or be sly like a fox। इसमें क्या है? कंपेयर किया जा रहा है, एज ए माउस। सिमिलरिटी इज ए कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स पर्सन बाय यूजिंग लाइक और। एक कंपेयर किया जाता है, दोनों चीजों पे कंपेयर करते हैं, किसका प्रयोग करके? लाइक, शी लुक्स लाइक सम ऐश्वर्या राय, शी लुक लाइक हेमा मालिनी, इसे लाइक का प्रयोग करते हैं। जैसे ड्रॉप स्नो एज वाइट, एज का प्रयोग करते हैं। उस तरह तुलना करते, कंपैरिजन करते उसी को कहते हैं सिमिले। पोएम में राइम ऑफ द साइनिसन मैरिनर जो क्लास 10 का पोएम है उसमें भी इस तरह का उसमें पाया जाता है सिमिले। द ब्राइड हैथ पेस्ट into the hall, red as rose is she। इसमें क्या है, जब मैनिसन मारिन पोएम हम पढ़ते हैं तो वहाँ क्या है, सफ़र करते हैं समुद्र यात्रा में। उस समय वो कहते हैं ब्राइड ग्रूम के जो मेहमान हैं वो जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग को जल्दी जाना है। ब्राइड हैथ फेस्ट, दूल्हा आ चुका है, दूल्हा गृह में प्रवेश हो चुका है। रेड एज ए रोज इज शी, जैसे रोज सी कैसे दिखती है? रेड एज, एज तुलना किया जा रहा है एज के साथ। एज किसके साथ? रंग, कलर किसके? रोज इज सी, गुलाब की तरह। हियर द ब्राइड इज कंपेयर्ड विद द रोज बाय यूजिंग एज। दुल्हन को इसमें क्या कर रहे हैं? किसके साथ तुलना कर रहे हैं? रोज के साथ। स्नेक, इवन वन मोर एग्जाम्पल इज हियर। स्नेक जो क्लास 10 का पोएम है उसमें भी एक अच्छा उदाहरण दिया गया सिमिले के बारे में। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। ये क्या है? स्नेक का एक पोएम है, वहाँ पोएट यहाँ पर लिखता है वो किस तरह अपने सिर को उठाता है एज कैटल डू, जो कि गाय पानी पी करके या चारा खा के या अपने जो भी खाता है फिर बाद सिर को उठाता है, उसी तरह स्नेक भी आता है, पानी पीता है अपने उनके नल के पास और अपने सिर को उठाता है। वो तुलना करता है कैटल डू, जैसे कि गाय लोग करते हैं उस तरह स्नेक को तुलना करता है, वो भी पानी पी कर कैसे अपना सिर को उठाया। हियर द स्नेक इज कंपेयर्ड विद द कैटल बाय यूजिंग एज। तो आप ये आसान है समझ में, सिमिले इस तरह का वर्ड जहाँ भी जहाँ कंपैरिजन होता है टू वस्तु के साथ में एज और लाइक लगा करके, ऐसी वर्ड को हम क्या कहते हैं? सिमिले। एंड स्टांजा ऑलरेडी आई टोल्ड यू, स्टांजा क्या है? ऐसे सब लाइनिंग में हो सकता है उसका मैच राइमिंग वर्ड उससे पहला में हो, राइम आई टोल्ड यू जो एंडिंग वर्ड मैच करता हो उसको कहते हैं राइम।
और उसी के साथ मैच करने के लिए पोइट क्या करता है, लिखता है, उसे कई लाइन में ढालता है, 2 लाइन के 4 लाइन्स 6 लाइन्स which is matching upper word, upper ending words and last ending word, like this is making away like paragraph. That is called stanza. And next we'll go to see one more poetic device. जो देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता आप समझ पा रहे हैं। अगर नहीं है तो आप जरूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में जाकर के। रिपीटेशन, वर्ड प्ले, रिदम। रिपीटेशन इज वेरी इजी, बाय वर्ड इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड। वर्ड प्ले जो शब्द का प्ले होता है, शब्द का यूज करते हैं कहाँ कहाँ। रिदम आल्सो वन ऑफ द टॉपिक ओनली। रिदम मैंने जो पोएम में पोइट क्या करता है, उसमें रिदम डाल देता है उसको बेहतर बनाने के, सुंदर बनाने के लिए। सो इसके बारे में रिदम, हाउ यू कैन फाइंड आउट द रिदम, दोस थिंग आल्सो विल मेक अनदर वीडियो टू टेल यू, सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। Word play is a poetic device in which the words are used in the poem specifically as main subject of the poem itself, primarily for amusement or the intended effect of the word themselves. Example include puns, double entendre, theatrical, question, obscure words, unusually meaning. Puns are commonly used in newspaper headlines to grab the reader's attention. ऐसा एक शब्द होता है जो लोगों का ध्यान को केंद्रित माने अपने ओर खींचने के लिए, शब्दों को जो वर्ड के साथ खेला जाता है, वर्ड का प्रयोग किया जाता है लोगों को अट्रैक्ट करवाने के लिए। जो शब्द होता है जिससे कि लोग आसानी से उसको पकड़ ले, उसका एक टाइटल माने उसको हेडलाइन बना देते हैं, उसको ही लगा फिल्म में हो कहीं पर भी ऐसा शब्द का यूज़ करते हैं, ऐसा एक वर्ड होता है, उसको कहते हैं वर्ड प्ले। एंड रिपीटेशन either a word or a phrase is used in poetry for emphasis. Some poetic forms such as vernacular rely on repetition that create their structure. Repetition class will be nice example if I tell you repeater twinkle twinkle little star, आप सभी जानते होंगे ट्विंकल ट्विंकल क्या हो, रिपीट हो रहा है, रिपीट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और इस तरह वो यूज हो रहा है। इस तरह का जो वर्ड है और ए प्रेस है used in poetry for emphasis, some poetic forms such as, वो हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर अच्छे क्रिएट एक गुड स्ट्रक्चर के लिए हम रिपीटेशन कहते हैं। रिदमिक पैटर्न इन पोएट्री इज यूज्ड टू मेक इट इजियर ऑन द ईयर। हमारे कानों में अच्छा सुनने माने उसको अच्छे सुना जाए या अच्छा धुन बनाने के लिए मन धुन देता है, अच्छा हमारे कानों को अच्छा लगे। डिफरेंट टाइप पोइट्री हैव डिफरेंट रिदम, अलग अलग पोइट्री में अलग रिदम होता है। हाउ टू फाइंड आउट द रिदम, दैट इज आई विल टेल यू नेक्स्ट वीडियो, वन मोर वीडियो आई विल मेक टू मेक यू क्लियर। एंड फ्री वर्सेस पोइट्री डिस्पाइट नॉट फॉलोइंग ए particular pattern still uses rhythm in each line to drive the poem forward. Some form of poetry required a particular rhythmic pattern. Sonnet use a rhythmic pattern called iambic pentameter, which means the line has 10 syllables in 5 pairs in each of the. How you can create rhythm, how you can draw out those things, that is I'll tell in another video. So let me go to another device. Next we'll see anaphora. Anaphora is one of the device which used for at the start or 2 or more consecutive lines, शुरू में और 2 या 3 कंसिक्यूटिव लाइन, एक के बाद उसके लाइन में यूज होता है। इस तरह क्लास 10 के पोएम में द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, अनापुरा क्या है उसको समझने प्रयास करते हैं। रिपीटेडली अप लाइन, आई ट्राइड टू टीच हर, नाइटिंगेल उसमें जो पोएम है क्लास 10 का, आई ट्राइड टू टीच हर बट शी वाज स्टूपिड क्रिएचर, far too nervous, far too tense, far too prone
टू इन्फ्लुएंस। इसमें क्या है, फार टू क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे आई हैव अ ड्रीम टू गो टू इंग्लैंड, आई विल डू द थिंग सो थिंग again I will tell I have a dream to by going that what I will do. Man, some words will be used regular way in repeating. How it is repeated, consecutive lines. You have to keep in mind. You may confuse also sometimes consecutive lines. जैसा far too nervous, far too tense, far too prone to influence. इसमें जो word होता है, the word far is used in the beginning of two consecutive lines. लगातार जो लाइनिंग है उसमें consecutive लाइन में यूज किया गया है। इवन क्लास 9th पोएम में है I went about and in and out with here a blossom sailing and here and there a lusty trout, here and there a grayling. Use of and in the beginning of two consecutive lines. शुरू में दोनों consecutive लाइन में क्या लगातार जो लाइनिंग है उसमें दिया गया है। Such words are called anaphora. An enjambment क्या है? Enjambment when a sentence continues into two or more line in a poem. दो और ज़्यादा लाइन से अगर कंटिन्यूस करता है, जो उसको एग्जाम्पल बेंजामिन उसे कंटिन्यू करके आगे बढ़ाता है। A legend of Northernland, पोएम जो है लेजेंड ऑफ नॉर्दरलैंड, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू एंड इट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। द सेंटेंस कंटिन्यूज इन द लास्ट टू लाइन्स एंड इट टेल टू यू। ये क्या है, लास्ट में दोबारा एक सेंटेंस क्या लगातार कंटिन्यू हो रहा है। You can see here it continues, then lastly again it's coming and tell to you. ऐसे कहते, इस तरह का वर्ड, इस तरह का सेंटेंस जहाँ भी यूज होता है उसे हम कहते हैं, टू और मोर लाइन्स में जो यूज कर देते हैं उसे एंजम्मेंट। पोएम आल्सो वन देयर द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल के बारे में। Once upon a time a frog croaked away in a Bengal bog every night from dusk to dawn. He croaked on and down. He croaked on and on and on. इसमें क्या है, the sentence continues from the first to the last line. ये लगातार वो कंटिन्यू कर रहा है उसी वर्ड, उसी तरह का शब्द। Those words are called enjambment. Enjambment, if we are finding it difficult to understand, please can comment in comment box. Calligram and antithesis. Calligram is a poem in which the calligraphy, the formation of the letters on the font selected, represent an aspect of the poem's subject. ऐसा एक लेटर को यूज किया जाता है, ऐसा मैंने जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए, जो सब्जेक्ट को एज इन थीन written in very thin font, ancient looking, crumbling and old, or growth, which each letter written in a progressively larger font size. A poem about fear might be written in shaky letters to represent trembling. Think font choice of the support of the reading of the poem by emphasizing the meaning of the particular word. यहाँ पर क्या कैलीग्राम जो वर्ड है ऐसा ही यूज करता है, जैसा रो रहे, रोने का शब्द को अगर ऐसे प्रकार का फंड को चुने, इस प्रकार का वर्ड को चुने, जैसे फंड में कई प्रकार डिजाइन होता है, इस तरह का लेटर चुने, उसे मैंने उसका फीलिंग्स दर्शाने के लिए उससे पूरा मैच करवा लेना, उसके तरह ही वर्ड को यूज करना, इस तरह का लेटर को यूज करना, इस तरह का फंड को यूज करना, उसे कहते हैं कैलीग्राम। See here, a poem about fear might be written in a shaky letter. Shaky letter मतलब हिले जैसे सब लेटर को यूज करते हैं, फंड को यूज करते हैं। To represent trembling, उसे किस लिए रिप्रेजेंट करना है? ट्रम्बलिंग, थरथराने का, थोड़ा सा भय होता है ना, थरथरा, उस तरह का रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंड को, इस तरह का लेटर का यूज करते हैं, इस तरह के फंड को यूज करते हैं, उस तरह
वर्ड को, उस तरह लेटर को क्या कहते हैं? कैलीग्राम। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस क्या है? एंटीथेसिस यूज ऑफ ऑपोजिट वर्ड इन क्लोज प्लेसमेंट। ए ऑपोजिट वर्ड एंटीथेसिस आर एज फॉलो इन क्लास 10 पॉइंट, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। ये ऑपोजिट वर्ड है, पूरा एक दूसरे का ऑपोजिट है, उस तरह का वर्ड को एंटीथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी इन क्लास 10th पॉइंट, हियर देन डक्स टू डाउन। डक्स क्या है? होना। डक्स आप लोग हिंदी में इसको कहते हैं इज डे ब्रेक एंड डाउन सनसेट। डक्स डे ब्रेक होना और डाउन सनसेट। So both are very opposite, but it is used together. Poet is using together every night from dusk to dawn, मन सूर्य उदय से सूर्यास्त तक। इस तरह का वर्ड को मैंने पूरा ऑपोजिट का यूज किया जाता है। इस तरह का जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं एंटीथेसिस। एग्जाम्पल, मीनिंग ऑफ डक्स इज सनराइज एंड dawn is sunset. See, dusk is sunrise and dawn is sunset. तो इस तरह का सब, जिस तरह मैंने यहाँ कहा, so that two opposite words are in close placement. दोनों opposite word है लेकिन close placement, आपस में एक साथ आ जाते हैं। इस तरह जब आता है तब उसे कौन सा क्या कहते हैं? एंटीथेसिस। एंटीथेसिस। And class 9 poem was there, song of the rain, the voice of the thunder declares माई अराइवल। थंडर होला, थंडर क्या होता है? डिक्लेयर करा किसके? उनकी पहुंचने का। द रेन वो अनाउंसेस माई डिपार्चर। अराइवल भी हो गया और डिपार्चर भी हो गया। मीनिंग ऑफ द अराइवल इज टू कम एंड डिपार्चर टू गो। बोथ अराइवल हो रहा है, आना हो रहा है, तुरंत जाना भी हो रहा है। इस तरह का जो वर्ड आपस में आते हैं, दैट इज वी कॉल एंटीथेसिस। आई होप it is clear to you. If any doubt is there, you may comment in your box. Thank you. Have a good day.